तुम लोग और हम लोग, मतलब अपन सब लोग मेडिकल प्रोफेशन के जो भी गलतियां करते हैं कभी ड्यूरिंग पेशेंट्स ट्रीटमेंट, उसका डिस्क्लोजर देखो 90%। सपोज करो तुम्हें एक किस्सा, एक एग्जांपल, एक बच्चा आया तुम्हारे पास, तुम पीडियाट्रिशियन हो सपोज करो, एक मदर जो भी एक डॉक्टर है या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी फील्ड है, उसका वैक्सीनेशन था, तुमने एक वैक्सीन लगाई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर तुमने पीडियाट्रिक्स में नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, पीएसएम में पढ़ाते हैं। कई बार एक से ज़्यादा वैक्सीन लगती है सिंगल टाइम, ठीक। एक वैक्सीन लगाई, लग गई, दूसरी लगाई, ठीक लग गया, तीसरी लगाई, फॉर एग्जांपल फ्लू की लगानी थी, इन्फ्लुएंजा या फ्लू की, आपने वो लगा दी, ठीक है। आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो थोड़ी बहुत, 2-5 मिनट का जो एक्सप्लेनेशन देता है मदर को, वो देना होता है। वो पूछेंगी सवाल आपसे, आप जब तक एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तब तक उस मदर ने वो पैकेट उठा के देख लिया, ठीक, जिससे आपने वैक्सीन लगाई है। और चूंकि वो पढ़ी लिखी है, इतना तो पढ़ ही सकती है, मैथ्स और इंग्लिश तो उसने बोल दिया डॉक्टर साहब ये डेट जो है एक्सपायरी है 2024 की दिखा रही है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? मैं बहुत सोच के बताऊं कि तुम एक्चुअली इसी सिचुएशन में हो, क्या करोगे? लग तो गया बच्चे को वैक्सीन, सामने ही दिख रहा है, बाय चांस उसने पकड़ लिया कि यार ये तुम्हारी गलती नहीं, तुमने डेलिबरेटली नहीं लगाया, लग गया, क्योंकि जहां तुम्हारा स्टॉक रखा था वहां पे पुराने और नए सैंपल दोनों आए हुए रखे थे, जो हाथ नहीं लगाया, लगा के रख दिया। अब ऐसी सिचुएशन में आप करोगे क्या? अरे कम्युनिकेट करो तो मजा आएगा। पता है भाई क्या करेगा? खड़ा हो। हाँ हाँ, जैसे ही पूछ रहा हूँ, स्पेक्स ये सेकंड नंबर वाला, हाँ हाँ भाई। अरे भाई इसको बोल रहा हूँ सेकंड नंबर, हाँ क्या, हाँ। अरे भाई मेरे, वो तो उसने भी देख लिया, ठीक है, कि तुमने से लग गया। अब तुम क्या कह रहे हो? क्या मान लो गलती, क्या बोलोगे? सॉरी मुझसे गलती हो गई, यही बोलना नहीं था, यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, ये भी बता दिया। तुम लोग खुद देखो, अगर तुम हॉस्पिटल नहीं जाते हो, यहाँ तो मुझे पता नहीं कितने कांड होते हैं, पढ़ते तो हो न्यूज़पेपर में। क्राउड जो है कितना एग्रेसिव रहता है, आए दिन देखते हो, कभी कौन सा डॉक्टर पिट रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ। बेटा उसका सिचुएशन में क्या करोगे फिर? अगर वो अग्रेसिव ही होने लग गए, तुमने मान लिया, मॉरली तुमने ठीक कर दिया, ठीक है, जो करना चाहिए कि हाँ तुमने गलती होगी साहब मान लेते, तो उसके बाद जो सिचुएशन बिगड़ रही है उसका क्या? वो तुम पे चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं तुमने गलती करी, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर जाता, मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ हो जाता उसको। मदर्स होती है बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है, फिर कम प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल तो नहीं, एमएस जो सुपरिटेंडेंट होता है हॉस्पिटल का, उसको कंप्लेन करने, एचओडी को तुम्हारे, या हो सकता है कहीं और भी चली जाए। जो छोटे भैये होते हैं ना नेता, छोटे मोटे। अब क्या करोगे? सोचो, तुम सबके लिए है सवाल तो। दूसरी सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन है ऐसी जो सामने आएंगी तुम्हारे, जहाँ तुम्हें एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। यही है एटकॉम। कोर्स का तो है नहीं, पर प्रैक्टिकली क्या करना है तुम्हें? हाँ भाई, ब्लू शर्ट, हाँ लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, और स्पेसिफिक बोलो। क्या करेगा? ऐसे बात करो ना, कम्युनिकेट, पहला तो तुम एटकॉम को कॉम नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट कर नहीं रहे हो। मुझसे तो करो, पेशेंट से तो बाद में करोगे। क्या करना है? क्या करेंगे डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन में? ऐसे सोचते रहोगे वो 4 बार चिल्लाता रहेगा, आप तो और अग्रेसिव हो जाएगा यार, एक्सप्लेन नहीं करोगे तो। तुम लोग बची भी नहीं रह सकती, लड़कियों के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं करती क्राउड। अभी शायद पिछले महीने की बात है कि लड़की थी, पीजी थी या एसआर थी, उसी को मारा था। बाद में तुम कैंडल मार्च करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पिट तो गए। हम्म।
कुछ भी करते रहो, कैंडल मार्च करो, फलाना ढिमकाना, कंप्लेन कर दो, डजेंट मैटर, वो तो रिएक्शन है, एक्शन तो आ गया ना आपके ऊपर। सोचो, कम्युनिकेट तो करोगे भाई मेरे। जस्ट बिकॉज तुमने सॉरी बोल दिया वो चीज़ खत्म नहीं होती। तुम ये बोलोगे कि हाँ हमारे पास ये रखा हुआ था तो उसकी वजह से गलती से लग गया, ठीक, वो चिल्ला के क्या बोलेगा कि आपने एक्सपायरी चीज रखी क्यों थी, ये भी कंप्लेन कर दूंगा आप। फिर क्या बोलोगे? अरे भाई तुम तो ऐसे ला, तुम तुम्हारे सामने ही खड़ी हो, हाथापाई पे आ जाओगे अपना डिफेंस करने में, यही करोगे ना? फिर तो तुम्हारी डिग्री भी गई। चलो बैठो, बैठो बैठो तुम। चलो ये क्वेश्चन सुन, पढ़ो। ये सिनेरियो है, तुमने एक मिसेस लक्ष्मी, यू विजिटेड मिसेस लक्ष्मी 45 years old female who came with her husband, ठीक, presented with lymphadenopathy, lymph nodes, aggressive है, she had mild fever, weight loss for 4-5 months, on general physical examination neck showed large rubbery nodes। आपने जो एग्जामिनेशन किया, आप मेडिसिन के डॉक्टर हो कुछ भी, तो उसमें रबरी नोड्स मिले हैं, rubber like texture, okay, which are also present in axilla and groin, spleen is palpable, lymph node biopsy was done, और पैथोलॉजी ने आपको बुलाया और कहा कि उसको लिम्फोमा है। लिम्फोमा जानते हो, पैथो में तो पढ़ लिया होगा यार। कैसी बात कर रहे हो तुम, पैथो पास करके आए हो ना, या ऐसे जैसे फॉरेंसिक पास करके आए थे अभी, चलने वाली है तुम्हारी। लिम्फोमा क्या होता है? ओमा ट्यूमर तो होता है, ये तो पता है, बेसिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाते हैं। लिम्फ नोड में ट्यूमर है, बिनाइन है या कैंसरस है? कैसे बेटा बिनाइन? ओमा, और कैंसरस होता तो ठीक है। अरे अच्छा है भाई, कुछ तो पढ़ रहा है। दैट इवनिंग हर हस्बैंड केम टू योर रूम, ठीक है, आपने एग्जामिनेशन करा लिया, आपके पास पैथोलॉजी की रिपोर्ट भी आ गई। हस्बैंड आता है, उसका पुट अ रिपोर्ट ऑन योर टेबल, वो आके एक टेबल पे रिपोर्ट रखता है आपकी टेबल पे। एज यू रीड इट यू रियलाइज दैट फाइनल डायग्नोसिस हैज बीन चेंज्ड टू ट्यूबरकुलोसिस। आपको जब पैथोलॉजिस्ट ने बुलाया था तो उसको लिम्फोमा बताया, लिम्फ नोड का ट्यूमर। फाइनली वो आपको ट्यूबरकुलोसिस बता रहा है, नई रिपोर्ट ला के दी उसके हस्बैंड ने। उसने, आपने उससे पूछा, देन ही सेड सर आई गूगल्ड लिम्फोमा, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कैंसर, शी कांट हैंडल दिस एंड हैज ऑलवेज बीन वरीड पर्सन, व्हेन शी कम्स आई वांट टू टेल हर दैट शी हैज टीबी। कुल मिला के उसका एक पॉइंट है कि यार मेरी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, ऐसा नहीं हैंडल नहीं कर पाएगी कि उसको लिम्फ ट्यूमर है, लिम्फ नोड का। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको टीबी बता दो, बस इतना, ताकि वो एक तरह से कैंसर या ट्यूमर जैसी चीज से तो थोड़ा माइल्ड है, ट्रीटमेंट चलता रहे ऐसा। तो अब ऐसी चीज में तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं, डू सच पेशेंट्स हैव अ राइट टू नो द डायग्नोसिस? उस औरत का राइट है क्या अपना डायग्नोसिस जानने का इन गिवन सर्कमस्टांसेस? आप अपने पार्टनर को ले लो, आप सोचो कि आपका पार्टनर ऐसी सिचुएशन का होता जैसी ये लड़की है या इस पर्सन को बताया, बहुत फ्रेजाइल टाइप का जो इंसान होता है ना, जो चीजों को, शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है इजीली, तो उस सिनेरियो के हिसाब से बताओ, डू सच पेशेंट हैव अ राइट टू नो द डायग्नोसिस? सेकंड, हाउ मच शुड बी टोल्ड बाय यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, आर देयर एनी एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर? फुल डिस्क्लोजर मतलब सब कुछ ओपनली बता देना, ठीक, तो उस चीज का कोई एक्सेप्शन होता है? कैन अ फैमिली मेंबर आस्क लाइक दिस? हाँ भाई, पहला, डज सच पेशेंट हैव राइट टू नो द डायग्नोसिस? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? कोई कुछ नहीं है यार, आप फटाफट कम्युनिकेट करोगे तो आगे बढ़ेंगे। दो सीनियर हो रहे हैं, आपको ही लगता है और किसको लगता है? अरे आगे पढ़ाएंगे, मैं कुछ ऐसा थोड़ी करने वाला हूँ, फटाफट करो तो अपन जैसे जीडी करते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन, वैसे। आप सबको लग रहा है, किस बेसिस पे बोलो? सिंपैथी या ह्यूमैनिटेरियन, या यूं कहते हैं राइट के, यार इसको पता होना चाहिए, डायग्नोसिस तो पता होना चाहिए, राइट, यही राइट, आपका ग्राउंड यही है ना, इसी ग्राउंड पे आप बताना चाह रहे हो, ये देना चाह रहे हो। कितनों ने नहीं बोला अभी कि नहीं पता होना चाहिए? क्यों भाई? हाँ
डॉक्टर तो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ही है, तो अगर मतलब वो उस डायग्नोसिस को ढंग से हैंडल नहीं कर पाएगी तो और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो सही नहीं रहेगा। तो अपने अपन जो उसका अटेंडेंट है, जो उसका हस्बैंड है, उससे रिटर्न कंप्लेंट ले सकते हैं कि ऐसा ऐसा है और हम आपके उसके डायग्नोसिस को हैंडल नहीं कर पाएगी मतलब जैसे शॉक लग सकता है उसको, मेंटली कुछ चैलेंज, मेंटल शॉक भी लग सकता है, प्रेशर, डिप्रेशन में जा सकती है, राइट, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोला है। तो भैया आप लोगों ने ये कंसिडर किया था या नहीं किया था जिन्होंने हाँ बोला था? तुम्हारे डायग्नोसिस बताने से हो सकता है शॉक में चली जाए, कंसिडर डिप्रेशन में रहने लग जाए। तुम ट्रीटमेंट भले दे रहे हो, जिन लोगों ने हाँ बोला था ना पहले कि बताएंगे, आप लोगों ने ये पॉइंट कंसिडर नहीं किया कि आपके बता देने से अगर उस पेशेंट को मेंटली ट्रॉमा हो गया तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई तब। हाँ धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो बट धीरे धीरे से मतलब, सुनो सुनो, धीरे धीरे से मतलब क्या है तुम्हारा? हाउ मच शुड बी टोल्ड, कितना बताओगे और कैसे बताओगे? कोई भी शुरू हो ताकि तुम्हारा एक, तुम सबको ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम लोगों को कितना बताना, तुम्हें पता भी है कि कितना बताना और कितना नहीं बताना। वो एक लाइन जहां पे आप दिमाग कर देते हो कि बस मुझे इतना ही बताना है, हिंट देना है। बताओ भाई, कोई भी शुरू हो जाओ। मान लो मैं ही हूँ पेशेंट, कैसे बताओगे, कितना बताओगे? ये रखे, अरे कोई तो शुरू करो यार। यहाँ कौन सा तुम्हारा कुछ लग रहा है कि टाइम लंबा खींचेगा? होने को तो 2 घंटे की क्लास है। मैं चाह रहा हूँ 4 बजे से पहले खत्म हो जाए। अरे कोई भी खड़े होके बोलने लग जाओ यार। तुम क्या अपने आप को डॉक्टर भी नहीं मानते अभी? वैसे तो मान लेते हो जब चौड़ में घुड़दंग करते हो तब तो। हाँ भाई, वॉलेंटियर खड़ा हो जा। हाँ हाँ तू ही सेकंड, हाँ मैं पेशेंट हूँ, खड़ा हो जा, बता कितना बताएगा मुझे? हाउ मच शुड बी टोल्ड। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है ना, जब ये बात करेंगे तो तुम्हें लगता है अगर कि तुम इससे कम बता रहे थे, यार ये क्या बता दिया, ये नहीं बताना चाहिए था अकॉर्डिंग टू यू, राइट, तो उस चीज को मतलब याद रखना कि तुम कितना बताने वाले थे और ये कितना बताएगा। एक कंपैरिजन हो जाएगा ना, जैसे अब तुम आपस में तो जीडी कर नहीं रहे, ग्रुप डिस्कशन, ठीक, तो मेरे साथ ही कर लो। हाँ भाई, मैं पेशेंट हूँ डॉक्टर साहब, बताइए। मैं ही हूँ पेशेंट, बताओ, ये आपके सामने केस रहा, आराम से बताओ क्या हुआ है डॉक्टर साहब, मुझे क्या आया रिपोर्ट में, यही सवाल है बस दो मेरे। टेंशन में तो होऊंगा ना। अरे ये बैठा हस्बैंड इमेजिनरी, तू मेरे को बता भाई, मैं तेरा पेशेंट हूँ, बता। उसको भाई, उसने तो दूसरी रिपोर्ट लाके रख दी तुम्हारी टेबल पे, उसको पता है कि मैं हैंडल, उसके अकॉर्डिंग मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। एक होता है ना, आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानने लग जाते हो, वो उसका मेंटल कैपेसिटी कितनी है, वो कितना हैंडल कर सकता है चीजों को, तो उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते उसकी वाइफ। अब बताओ, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर तुम क्या करोगे, कितना बताओगे? सामने बैठा है पेशेंट तुम्हारे, तोते उड़ जाते हैं ऐसी चीजों में, तुम सामने वाले को बता भी नहीं पाते, और फिर पता है दोनों तरफ से फंसते हो तुम। डिलेमा दोनों तरफ से आता है। एक बोलेगा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे राइट था जो तुमने हाथ खड़े करे थे तुम सबने। दूसरा बोलेगा आपने बताया क्यों, आपके बताने से मेरी वाइफ या मेरा जो भी पेशेंट है ये शॉक में चला गया है या डिप्रेशन में जा रहा है। बेटा तुम पढ़ रहे हो, तो इमेजिन करके देखो तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई पार्टनर है जिसको कैंसर डायग्नोस हुआ हो, सोच के देख लो। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है ना तो पसीने आ जाते हैं। कैंसर डायग्नोस होना बहुत बड़ी बात है। करो भाई, यही सिखाना है तुम्हें दो अभी आधे 1 घंटे के अंदर। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आप मेरे से बात करो, क्या हुआ है और क्या हुआ, मतलब क्या रिपोर्ट आई और क्या हुआ बताओ। अरे यार गजब डॉक्टर हो तुम।
लिखा लिखा है पढ़ना आता है क्या यार? कुछ अपनी तरफ से भी तो करोगे, दिमाग तो चलाओ। यार ऐसे दिन भर बात करते रहते हो, आज मैं बात करने को बोल रहा हूँ तो बोल नहीं रहे हो। बोलो भाई, किसको आता है बोलो। अभी 1 साल बाद तुम इंटर्न बन जाओगे, वहां पेशेंट को फेस तो करना ही पड़ेगा। और हमारे जैसे पढ़े लिखे पेशेंट पहुंच गए ना, तुम्हारे धज्जियां उड़ा देंगे वहां पे। तुम बोलने लायक नहीं बचोगे, ऐसा बोलेंगे वो तुमसे रिवर्स में, इतने सवाल पूछेंगे। केस ही भूल गया, केस पढ़ रहा है। हाँ, एग्जामिनेशन किया छोड़ दे, वो हो चुका। रिपोर्ट आई है जिसमें लिम्फोमा आया है। हस्बैंड उसका आके बोल रहे क्या कि ऐसा ऐसा है, लिम्फोमा आ चुका है। हस्बैंड बोल रहा है टीबी बताओ, क्या बताएगा और कैसे बताएगा? भाई एम्पैथी नाम की चीज जानते हो? और सुन लो रे, अभी जब बोलने को बोलता हूँ तब तो बोलते नहीं हो कोई भी, जब मना करता हूँ तब बोलते रहते हो। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तुम लोगों में। हम्म। बोल भाई, कैसे बताएगा? पढ़ पढ़ के तुम ये सब तो पढ़ जाओगे, लिम्फोमा कैसे डायग्नोस करना है, क्या है टीबी का ट्रीटमेंट क्या है। पेशेंट को बताओगे कैसे कि तुम उसका उसका ट्रीटमेंट है, या मतलब उसको ये डायग्नोस हुआ है? सीधा मुंह ब्लंटली जाके बोल दोगे कि साहब आप सॉरी आपको कैंसर है, जाओ 4 महीने मर जाना उसके बाद। इतना आसान नहीं है ना डॉक्टर बनना, वही तो कह रहा हूँ। सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस बताना है। तुम बता भी नहीं पा रहे हो। अब पूरी रिस्क है बेटा, अग्रेसिव हो जाएगा पेशेंट, या तो डिप्रेशन में जाएगा या अग्रेसिव हो जाएगा। तो बैठ जा भाई, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। कोई एक्सेप्शन एक्सेप्शन होता है फुल डिस्क्लोजर का? अब ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, सेकंड तो चलो तुमने छोड़ दिया। फुल डिस्क्लोजर मतलब पूरी डिटेल बताने का, कोई एक्सेप्शन होता है क्या? कोई सिचुएशन होती है जब आप पूरी डिटेल नहीं बताते हो पेशेंट को उसके बारे में? और फैमिली मेंबर इस तरह से पूछ सकते हैं, यस और नो? बताओ भाई। फैमिली मेंबर की ये डिमांड कि आप उसका दूसरा डायग्नोसिस बताओ, ये एथिकल या लीगल है या नहीं है? यस और नो, इतना माइंड में रख लो बस, हाँ या ना। लीगल है या नहीं है? नहीं है। एथिकल? जब लीगल नहीं है तो कैसे हुआ? एक एग्जांपल दे दे, सिचुएशन। ठीक है, वही कह रहा हूँ, सिचुएशन क्या है, पेशेंट कैसा है, कौन है। आप अपने पेशेंट को भी तो जानोगे ना, जब आपके अंडर इतना ट्रीटमेंट ले रहा है, डायग्नोसिस कराने आ रहा है। यू हैव टू नो द अबाउट द पेशेंट कि वो है कैसा। नहीं झेल पाते हैं। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं, जब हम करते थे क्लिनिकल में काम, तब होता था कि उनको सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट हो जाती, खुशी हो जाती है ना, कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, सब कर दिया आपने, हटा दिया पार्ट, पेशेंट अच्छा वेल टू डू रिकवरी कर रहा है। बस ये सोचते हो गया बस अब 10 दिन और रुक जाओ, पूरा एकदम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद जब आप टेस्ट करते हो रूटीन वाला फाइनल कि हाँ आप इसको डिस्चार्ज करना है, सर्जरी भी हो गई, नॉन कैंसर सब मिल गया, उसी समय उसके पेट स्कैन में खूब सारे कैंसर स्पॉट वापस आ जाते हैं। और इतने सारे आते हैं कि आपको लगता है कि अब आप सीधी जो उसको खुशखबरी की वो इंतजार कर रहा होता है ना, गुड न्यूज़ की, कि हाँ ठीक है डॉक्टर साहब आके बोलेंगे कि हमारा रिश्तेदार घर आ रहा है, मेरे माँ बाप भाई बहन जो भी है भाई या बच्चा। और आप जाके, आपको रिजल्ट मिलता है कि इसके पेट स्कैन में वापस सारे कैंसर फैल गया है। अब आप जाके बोलने वाले हो कि इतना फैल गया है कि ये इनऑपरेबल है, और आपका पेशेंट मुश्किल से 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीना जिंदा रहेगा। कैसे बोलोगे? होता है, ये होता है। कैन अ फैमिली मेंबर आस्क लाइक दिस? तो आप पेशेंट को किस तरह से बताओगे उसके बारे में? ये सिनेरियो पढ़ लो फटाफट से। एक बहुत बिजी क्लिनिक डे था, आप सब क्लिनिशियन हो,
ठीक है, अपने अपने क्लिनिक पे बैठे हुए हो या हॉस्पिटल में इमरजेंसी, छोटा मोटा बड़ा सा हॉस्पिटल है आपका, 5 साल की बच्ची आई उसकी मदर के साथ, उसको अस्थमा था, आपके साथ पुराना उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडर योर केयर का मतलब ये हुआ। यू एग्जामिन हर, एडजस्टेड हर प्रिस्क्रिप्शन एंड अबाउट टू लीव, लिख लुका के आप अपना दूसरा पेशेंट देखने जा रहे हो, नॉर्मल चीज़ है। हर मदर रिमाइंड्स यू ऑफ हर बूस्टर डोज फॉर द शेड्यूल फॉर द टुडे, मतलब जब टीकाकरण होता है, टीके लगते हैं एक, उसमें बूस्टर डोज भी लगाई जाती है। You frown and say, "Oh, that," and tell her to wait. You told her that you would ask the nurse to prepare the shot and then will come back to inject. नर्स को बोल दोगे, आपने उसको बोला कि मैं नर्स को बोल देता हूँ, वो शॉट तैयार कर देगी, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में लगाने के लिए। यू आस्क द नर्स टू लोड द इंजेक्शन एंड कीप इट फॉर यू ओवर द कॉल एंड वेंट टू सी अदर पेशेंट्स। उसमें आपने बोला कि जब तैयार हो जाए तो मुझे बता देना फ़ोन पे, मैं आ जाऊँगा, तब तक दूसरे पेशेंट देख के आता हूँ। सिंपल सिनेरियो चल रहा है। Later mother came to you and told you that she is getting late and you got to the other room and nurse was not there, but you find a loaded syringe. You quickly administer that to the child and leave. After few minutes, nurse calls back saying that she has loaded Priya's injection, that patient's injection. You drop everything, confront the nurse, and she says that but the doctor, that was gentamicin loaded for Mr. someone else. तो बेसिकली हुआ क्या है, आपका नॉर्मल दिन चल रहा था, पेशेंट देख रहे हो, एक बच्चा है, आपको बूस्टर डोज लगानी थी, आपको नर्स को बोल दिया लोड कर देना। सडनली आप आते हो, उसकी मदर आती है, डॉक्टर साहब बहुत काम है, होता है, बहुत कॉमन सिनेरियो है। आप लोड डालते हैं, आप लोग भी, रिश्तेदार भी जाते होंगे, अगर आपका कोई रिलेटिव जाता हो बोलते होंगे डॉक्टर साहब जल्दी देख लो, हमें वहाँ भी जाना है, होता है। वो डॉक्टर तुरंत या आप तुरंत छोड़ के ठीक है कर देते हैं, पहले छोटा सा काम, आपने शॉट देखा, लगाया, आप चले गए। एज अ डॉक्टर आप अपने दूसरे पेशेंट को अटेंड करने चले गए। 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद नर्स आती है, आपको मिलती है, कहीं मिलता है या फ़ोन आता है, बोलते हैं कि सब आपका इंजेक्शन तैयार है। तो क्या करोगे इस सिचुएशन? आपको भी पता है कि आपने कुछ और लगा दिया, इंटेंशन नहीं थी पर लगा दिया। बच्ची को रिएक्शन भी हो सकता है, बच्ची की डेथ भी हो सकती है, और आपकी तो हो ही सकती है। डिपेंड करता है क्राउड कैसा है, सामने वाला है कौन, किस बैकग्राउंड का है। ठीक है, सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो मेडिकल एरर्स इन क्लिनिकल केयर क्या होते हैं? करेक्ट अप्रोच टू डिस्क्लोज मेडिकल एरर, आपसे गलती हुई है तो उसको अप्रोच क्या करना है, ठीक है, या एटलीस्ट ये सीख लेना कि क्या नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू डिस्क्लोज इंक्लूडिंग मेडिको लीगल, सोशल एंड एथिकल, कि जब आप मेडिकल एरर कर चुके हैं या मेडिकली आप सर्विस प्रोवाइड करने में फेल हो गए, तो उसका मेडिको लीगल, सोशल और एथिकल कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होने वाले। मेडिको लीगल पता है वो सारी चीज़ें होती है, सोशल क्योंकि आप जो गलती करोगे वो आपका जो नाम है ना वो फेमस हो जाएगा बाहर, विद इन 1 डे होगा। कुछ भी यार, आज तुम लोग कभी जाते हो ट्रीटमेंट करना, तुमसे वो सामने वाला तुम्हारा गलत ट्रीटमेंट कर दे, तुम बोलोगे नहीं आके 10 लोगों को, सेम होगा तुम्हारे साथ भी, ठीक। एथिकल ग्राउंड तो है ही। नो, बायोएथिक्स और एथिक्स की बात है। अब ये जो क्वेश्चन 2 सिनेरियो रहे ना, इसमें सारी चीज़ें फिट होने लग जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। वो क्वेश्चन थे, ये सारी जो 5 या 6 स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिट होंगी धीरे धीरे। जो आपने किया है अभी तक वो भी, और जो रह गया वो भी फिट होगा। मॉरल प्रिंसिपल होते हैं बेसिकली बायोएथिक्स, गाइडिंग अ मेडिकल पर्सनल इन देयर डीलिंग विद द पेशेंट, सिंपल चीज़ है। एथिक्स की बात हो रही है कि तुम्हें और एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट से डील कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर पेशेंट, ये जो एरो वाली बात आती है ना, ये रिलेशनशिप की बात है कि आपको डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, बिना पेशेंट को ये इस्टेब्लिश करे हुए या बिना जाने पहचाने आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और भेज दिया, अगले दिन पेशेंट आ जाता है किसी कंप्लेन से, जो आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कंप्लेन है, और तुम्हें उसका याद भी नहीं है, कि जानता भी नहीं उस पेशेंट को। तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर मोरल और एथिकल क्वेश्चन उठेंगे कि आपने इसको ट्रीट किया और आपको पता भी नहीं। हाँ, आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि मैं दिन में 100 पेशेंट देखता हूँ, 200, 250, 1000 पेशेंट देखता हूँ, मुझे याद नहीं। बट पेशेंट अगर आपके अंडर है, आपसे ट्रीटमेंट ले रहा है, देन इट इज़ अंडर योर केयर, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसकी।
ठीक है। नेक्स्ट इज टू कंसर्न एरियाज आर लीगल, एक लीगल होगा और एक दूसरा मेडिकल लीगल या सोशल। तो लीगल एग्जांपल जैसे मान लो आपने पेनिसिलिन दे दी विदाउट टेस्टिंग सेंसिटिविटी। कितने लोग हैं भाई, कितने हो, तुमने सुना हो या तुमने कभी किसी से एक्सपीरियंस किया हो या तुम खुद सोचते हो, कोई भी बूस्टर डोज कोई भी शॉट देने से पहले आप उसकी सेंसिटिविटी चेक करते हो। इंजेक्शन लगाते हैं ना, दिन में हजारों इंजेक्शन लगते होंगे अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में, लगते होंगे पूरे एक दिन में। कितनी बार सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उस इंजेक्शन का? नहीं होता। हाँ, कितनी बार उसकी रिएक्शन नहीं आती? 95%, 99% केसेस में नहीं आती। बट जहाँ 1% केस में तुम फेल हो गए और वहां रिएक्शन आ गया, वो अकेला केस तुमको ले डूबेगा। और ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट की तरफ से ले डूबेगा। जब हॉस्पिटल का नाम आएगा ना, जिस हॉस्पिटल में तुम काम करते हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट वाले तो देख हाथ जोड़ लेंगे, और हाथ क्या छोड़ेंगे, तुमसे हाथ छुड़ाएंगे और तुम्हें निकाल देंगे, या तो इंक्वायरी बिठाएंगे या निकाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, अगर उनके नाम के ऊपर कुछ आ रहा है और तुम बहुत वेल टू डू अर्निंग डॉक्टर नहीं उनके लिए, आज हॉस्पिटल देखो बहुत अच्छा डॉक्टर है, यहाँ काम कर रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, उसके नाम से पेशेंट आ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट को भी तो अर्निंग करके दे रहा है ना, इंस्टीट्यूट के लिए वैल्यूएबल है। अब अगर तुम एक नॉर्मल एवरेज से रहे पेशेंट, डॉक्टर रहे, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में रहोगे, वो वैल्यू आते आते 50 क्रॉस हो जाते हैं। उसके पहले तो सपना भी मत देखना, मत देखना, दुखेगा, बहुत दुखेगा। हम सब बहुत बुरी तरह से माने हैं, रेगुलर एक्सेप्ट कर चुके हैं, वी ऑल आर रिप्लेसेबल इजीली। तुम सब भी हो और तुम सब भी रहोगे। हमारे जाने से इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं पे भी, किसी भी, जो जहां पे है वो वहां से अगर छोड़ के आ भी जाता है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूएबल बनने के लिए अब बहुत ज्यादा मेहनत, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अनटिल देन आपका जो ये वाला केस होता है ना, इंस्टीट्यूट अपने ऊपर कभी नहीं लेगा, बोलेगा डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर को निकाल दो। मैटर बड़ा होता जाएगा तो डॉक्टर को निकाल भी सकते हैं, भाग जाओ, ठीक है। तो आप पेशेंट की तरफ से तो जाओगे ही जाओगे, आपकी जॉब से भी जाओगे, ठीक है ना। सगा कोई नहीं होता ना यहाँ पे, आप सर्विस दे रहे हो, सैलरी ले रहे हो, इतना ही है रिश्ता। नेक्स्ट इज नॉट गिविंग टेटनस शॉट टू पेशेंट विद मल्टीपल रोड साइड इंजरीज। ये एक बहुत कॉमन चीज है, लग जाती है ना, हम सोचते हैं हाथ छोड़ने क्या लगा है। देखो आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको चोट लगी, आपको लगवाना, दैट इज योर मैटर। और आपके पास पेशेंट आ रहा है अगर, तो आप टेटनस लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। नहीं लगाया, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, जाने तो हो गई बात खत्म, बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ तो उसने लगाया भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं। बट आपने शॉट नहीं लगाया और उसको टिटनी डेवलप हो गई विद इन फ्यू डेज, फिर क्या करोगे? ट्रीटमेंट चार्ट आपका निकाला जाएगा, आपने जो ट्रीटमेंट प्रोफाइल दी है उसको, वो पूरी कागज आप उसके पास रहेंगे और वो कोर्ट में जाके केस करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, अबॉर्शन विदाउट मदर्स कंसेंट। ये तो खैर तुम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत होता भी है, विद और विदाउट कंसेंट। और यूथेनेशिया, यूथेनेशिया इंडिया में बहुत कम प्रैक्टिस होती है। कौन सी वाली होती है बेटा? पैसिव वाली। पैसिव मतलब? अरे पैसिव मतलब क्या? किसी को कुछ दे के मारना या जो उसको मिल रहा है वो हटा लेना, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देना, दैट इज पैसिव, ठीक है। तो एथिकल, देखो ये सारे थे लीगल वाले एग्जाम्पल। जहां आप एथिक्स की बात आती है, जहां तुम या हम सबसे ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स में या इन ऐसी सिचुएशन जहां लीगल सिचुएशन होती है, यहाँ आप सीधा डॉक्यूमेंटेशन करके या फिर यस और नो वाला काम खत्म कर देते, उसमें डिलेमा ज्यादा रहता नहीं है। डिलेमा रहता है यहाँ पे एथिकल वाले में। सबसे पहली बात आती है एडवर्टाइजिंग एंड पुटिंग अप लार्ज साइन बोर्ड। ये ना कुछ एथिक्स है जो डॉक्टर्स को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। ये वाली बात, सॉरी, नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। डाइकोटोमी क्या होता है? करोगे तुम सब, ये सब करोगे, डाइकोटोमी करोगे, होता क्या है ये बताओ? कमीशन लेते हो। पेशेंट आता है, बोलता है वहां जाके दवाई ले लेना दुकान से, या वहां जाके एक्सरे करा ले, सोनोग्राफी करा ले,
उससे 200-500 रुपये खुद मिलेंगे, है ना, पर पेशेंट। दैट इज डाइकोटोमी। ये क्राइम भी है और अनएथिकल भी है। जब तक नहीं पकड़ा जा रहा तब तक ठीक है, जिस दिन पकड़ने में आ जाओगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता इसका, ठीक। फॉल्स सर्टिफिकेट देना, देते हैं 500-1000 रुपये 2000 रुपये में लेके कोई सा भी सर्टिफिकेट बना देते हैं, फिटनेस वाला, सिकनेस वाला होता है। अरे हाँ ना तो बोल दो, चलता है ना ये सब, जानते हो ऐसा कुछ है नहीं, नई चीज नहीं है। बाकी ये सब चीज अनएथिकल है, ठीक। एडल्ट्री खूब होती है, हाँ, मेडिकल फील्ड बदनाम ही एडल्ट्री के लिए। एडल्ट्री क्या होता है? पीछे भाई ने सिर हिलाया, खड़ा होता, बता इनको एडल्ट्री क्या होता है। हाँ, ऑरेंज, हाँ हाँ भाई, बहुत अच्छे से सिर हिलाया था एकदम मजे लेके, चटकारा लेके, बता एडल्ट्री क्या होता है। देखो, अगर आपके बीच में प्रोफेशनल कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, ठीक है, वहां आप प्रोफेशनल रिलेशन छोड़ के आप पर्सनल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन बनाते हो। सपोज करो एक अड़ोसी और पड़ोसी है, उनका कोई प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पे जाना जाता है। बट एज अ डॉक्टर आपका पेशेंट है या आपका कोई दूसरा कलीग है, वहां पे अगर ये चीज आती है तो फिर वो एडल्ट्री कहलाती है, ठीक है। सिंपल है, इसको तो पता था यार, ठीक है। अल्कोहल एंड एडिक्शन टू ड्रग्स नहीं करना है ड्यूटी पे, ठीक। लैक ऑफ ईगरनेस टू रेस्पॉन्ड इन इमरजेंसी, ये बहुत होता है, ये वाला पॉइंट, लैक ऑफ ईगरनेस। इतना होता है कि आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया, ये चीज इतनी ज्यादा होती है कि ये चीज नॉर्मलाइज हो चुकी है। लैक ऑफ ईगर टू रेस्पॉन्ड इमरजेंसी आई, डॉक्टर साहब वो आप फोन बोलोगे, हाँ ठीक है आ रहा हूँ, बिठा, ऐसा कर वैसा कर, आ रहा हूँ अभी, होता है ना। आप बैठे रहोगे, आप किसी एक वार्ड में पेशेंट को देख रहे हो या माइनर ओटी में हो, कहीं पे भी हो, एनआईसीयू पीआईसीयू कहीं पे भी, आप देख रहे हो पेशेंट को, उन बोला कि साहब एक इमरजेंसी आई, उसको ऐसे करो, बोले हाँ ठीक है तू ये कर, मैं आ रहा हूँ अभी 5 मिनट में। उस 5 मिनट में हो सकता है वो निकल भी ले, ठीक है। और ये इतना नॉर्मल हो गया कि हाँ ठीक है तू देखना यार, आते हैं, ये वाला। डिस्क्लोजिंग सीक्रेट ऑफ द पेशेंट, भाई चुगली करने की और बातें करने की बहुत आदत है। तुझे पता है उसके साथ ऐसा हुआ, आज तो वो ये करके आई थी, या वो तो वो कर रहा था, वो तो उसके साथ था, ये ठीक है, बहुत आदत है। तुम्हें मजा आता है, लेकिन जब तुम उस शूज में फिट होगे ना, जब तुम्हारी बातें चलेंगी तब फिर तुम्हें बुरा लगता है, राइट। एज अ डॉक्टर भी लगेगा, मैं पर्सनली बात नहीं कर रहा, एज अ प्रोफेशनली ही बात कर रहा हूँ। एज अ डॉक्टर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा फिर, ठीक है। तो याद रखना, बाकी फॉलो करना है नहीं करना वो सब तुम्हारा कॉमन सेंस और तुम्हारा एथिक्स या मोरल, तुम जानो। रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट टू ऑन रिलीजियस ग्राउंड, ये तो कभी मत करना, ठीक। नॉट अटेंडिंग द पेशेंट व्हेन ही इज अंडर योर ट्रीटमेंट, जो पेशेंट आपके ट्रीटमेंट में है, आपके अंडर ट्रीटमेंट ले रहा है एडमिट होके, आप उसी को अटेंड नहीं कर रहे, है ना। डेली बेसिस पे एटलीस्ट सुबह शाम या दिन में 3 बार तो अटेंड करना रहता है पेशेंट, जब आपके अंडर वो एडमिट रहा है। और भी है। अब एक बात आती है डिस्पोजिंग मेडिकल ड्यूटीज एथिकली, तो करना क्या है। देखो ये सब बात थी कि आपको मेनली ये चीजें तो करनी नहीं है, एग्जाम्पल से और भी बहुत सारी चीजें होती है। फिर एक बात होती है कि एथिकली आपको करना कैसे चाहिए। अपहोल्ड योर डिग्निटी एंड ऑनर, अब इसको तो क्या एक्सप्लेन करूं, आप लोगों में बहुत ऑनर है, योर ऑनर, है ना। तो अपने ऑनर, सुनो सबसे पहले तो ऑनर और प्राइड का डिफरेंस खुद समझना, खुद के लिए। जब आप ड्यूटी कर रहे हो एज अ डॉक्टर, पेशेंट के सामने और अपने कलीग के सामने, ऑनर और प्राइड दोनों का डिफरेंस समझ लेना। कई बार चीजें आप बहुत पर्सनली ले लेते हो और कई बार चीजों को बहुत कैजुअली ले लेते हो, क्या हाँ ठीक है ना, क्या हो गया, ऐसा भी नहीं, ठीक है। आज मान लो आपके साथ पेशेंट है, आप एक्चुअली आप पेशेंट को ऑपरेट करने जा रहे हो, ठीक है, चाहे गायनिक हो, ऑर्थो हो, सर्जरी हो, कुछ भी हो, प्रॉपर तरीका होता है सर्जिकल गाउन पहनने का, ठीक है, हैंड वॉश और ये पूरा सब कुछ चीजें, ड्रैपिंग होती है, पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले हर चीज का सैनिटाइजेशन प्रॉपरली किया जाता है।
अब उस जगह पे आप अगर कहीं कैजुअली आपका मेंटल स्टेटस है कि हाँ ठीक है ना, करा तो कर दिया ना, ठीक है चल, नहीं करा तो कोई बात नहीं, दूसरा ले ले, कैजुअली वाली बात आती है ना, वहाँ पे पेशेंट को जब दिखेगा या दूसरे डॉक्टर्स को दिखेगा कि आप अपनी डिग्निटी और ऑनर कैसे मेंटेन कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म, वो फिर आपका मजाक ही उड़ेगा। या फिर हो सकता है क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे लो होती चली जाएगी। सबसे पहली बात ये होती सब में, डिग्निटी और ऑनर सब में होता है, ऐसा बात नहीं है। अब होल्ड रखना मतलब उसको मेंटेन रखना, जितना जहां पे होना चाहिए उतना वहां पे हो। ठीक है, आज आप यहाँ बैठे हो, सपोज करो आपके जूनियर्स भी यहाँ बैठे हैं, फर्स्ट ईयर ही बैठे हैं, ठीक है, उनसे छोटा जूनियर तो है नहीं यहाँ पे आपके। अब भले वो आपका फर्स्ट ईयर है, आपका दोस्त है या नहीं, ठीक, बट वो यहाँ पे आपका ऐसा मजाक बना दे। एक होता है लाइट किडनेस, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है क्योंकि आपके रिलेशन अच्छे, बट वो आपका ऐसा मजाक बना दे जो आपको पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं कि उसके साथ आपने ऐसा मजाक नहीं कर रखा, बट ड्यू टू आप यहाँ बैठे हो, आपके कलीग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पब्लिक है, सोशल एनवायरनमेंट में चीज हुई है, पर्सनली अलग चलती है ना। तो वही बात हो रही है कि आप अपनी डिग्निटी और ऑनर अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस आप मेंटेन कर पाते हो नहीं कर पाते हो, वो आपको करना होगा। मॉडेस्ट, प्लीजिंग एंड शुड हैव पेशेंस। भाई सबसे बड़ी बात है, पेशेंट को सुनने के लिए सबसे ज्यादा पेशेंस खुद चाहिए होता है। पेशेंट बहुत गंदी गंदी राम कहानी सुनाते हैं। आप सोचोगे आपको पता है कि आप डायग्नोसिस किधर लेने जा रहे हो, ठीक है, आपने उससे साइन सिम्टम पूछे, वो बताता गया, आपके माइंड में एक प्राइमरी डायग्नोसिस आ गया, इसको यही होना चाहिए। फिर भी ना वो आपकी 40% बात रह जाएगी, 60% तो अनशंट सुनाएगा ही सुनाएगा आपको, उसका पता है ऐसा हुआ था, फिर वहाँ गया, फिर ऐसा मिला, फिर ऐसा मिला। तो ऐसा है कि पेशेंट को सुनने के लिए पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए बहुत ज़्यादा। दूसरा, अगर वो मोस्टली पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि उनको बताना क्या है, एज अ डॉक्टर आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक होता है ना, आप पूछते हो अच्छा तूने ये भी किया था क्या, तो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब 3 दिन पहले ऐसा हुआ तो था। उसके लिए वो चीज़ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, पर तुम्हारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ना डायग्नोसिस बनाने के लिए, हिस्ट्री लेने के लिए। दैट थिंग कम्स विद पेशेंट कि आपको नॉलेज और पेशेंस दोनों होना चाहिए कि उससे आप बात भी निकलवा सको। जरूरी नहीं कि हर चीज़ बताए, कल को आप ये नहीं कह सकते आपने तो बताया नहीं भाई, तूने ये चीज़ बताई क्यों नहीं। होता है ना, ये चीज़ तूने बताई क्यों नहीं, तूने छुपाई क्यों। पेशेंट से आप हिस्ट्री ले रहे हो, हिस्ट्री उसने नहीं बताई, कल को कुछ होता है आप उस पर ब्लेम कर दोगे, तो ये तो बताई नहीं इसने। एज एन कॉम्पिटेंट डॉक्टर हम ये कहते हैं कि आप इतने नालायक हो, आप इतने लायक ही नहीं हो कि आप पेशेंट से हिस्ट्री निकाल सके। पेशेंट से हिस्ट्री आपको निकालना है, ठीक है। पेशेंट सारी हिस्ट्री देगा नहीं देगा उसका कोई फॉल्ट नहीं है। ऐसे डॉक्टर आपको आना चाहिए कि आपको आपका डायग्नोसिस बनाने के लिए उससे सारी हिस्ट्री लेना आना चाहिए। यस और नो कितना भी मिलता रहे, हाँ ठीक है यस ये हुआ था, नहीं नहीं नहीं, पर आप लो तो सही, पूरी हिस्ट्री पूछो जहां तक आप निकाल सकते हो, जहां तक आप अपना डायग्नोसिस कंफर्म करके उसको सही सही बता नहीं देते, ठीक है। रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड नॉलेज। व्हाट इज रीजनेबल डिग्री यार, नॉलेज स्किल अंडरस्टैंडेबल वर्ड है। रीजनेबल डिग्री क्या होती है, तुम एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, तुम एक इंटर्न बनोगे, ठीक है, एक इंटर्न को जितना आना चाहिए, एक PG1 को जितना आना चाहिए, PG2 को जितना आना चाहिए, PG3, एक SR और एक कंसल्टेंट, एक इंटर्न को जितना आना चाहिए उतना आता है या नहीं, एक SR को जितना आना चाहिए उतना आता है या नहीं आता, ठीक है। एक PG करे हुए की MD MS वाले की जो स्किल है, एक MBBS वाले की स्किल उसके बराबर मैच नहीं कर सकती, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट सेम पेशेंट, एक MBBS वाला जो एक MBBS डॉक्टर अगर उसको ट्रीट करेगा और एक MD MS डॉक्टर ट्रीट करे और एक सुपर स्पेशलिटी वाला, ठीक। तो रीजनेबल स्किल रीजनेबल डिग्री वो होती है कि हाँ एक MBBS वाले से हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे बेसिक केयर, बेसिक प्रिवेंशन, और जो डैमेज कंट्रोल चीज़ होती है ना कि हाँ ठीक है बस वो मरे ना, जो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हर तरह से मिल जाए। स्पेशलाइज्ड डिग्री जो PG होती है और फिर सुपर स्पेशल, मतलब आपके पास जितना क्वालिफिकेशन है आप उतनी स्किल और नॉलेज रखते हो या नहीं। रीजनेबल डिग्री का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे बच्चों से बच्चों वाली बात एक्सपेक्ट की जाती है ना, बड़ों से बड़ों वाली,
वो वाली एग्जांपल। मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री, इसके बिना तुम डूब जाओगे। हर एक कागज, जहां पे भी प्रैक्टिस करने जाना, कहीं पे भी कोई भी पेशेंट है, हर एक चीज का रिकॉर्ड या तो डिजिटली या हार्ड कॉपी पेपर मेंटेन रखना होता है एटलीस्ट फॉर 2 years। ये रिकॉर्ड है, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर कभी भी पेशेंट आपके ऊपर आके क्लेम कर सकता है वापस। समझ रहे हो? डेली आप 200 पेशेंट देख रहे हो, आपको क्या पता कौन सा पेशेंट कब देखा था, वो 1.5 साल बाद आपके ऊपर क्लेम कर दे कोई। 2 साल की लिमिट दे रखी है लॉ ने, ठीक है? 2 साल के बाद पेशेंट क्लेम नहीं कर सकता डॉक्टर के ऊपर किसी भी चीज का, पर 2 साल तक कर सकता है। यही बचाएंगे डॉक्यूमेंट से आपको। नेक्स्ट इज एक्सपोज अनएथिकल कंडक्ट ऑफ अदर। अब ये तो चुगली करने वाली बात होगी, पर करना चाहिए। कोई अगर दूसरा डॉक्टर अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, जो हमने लास्ट वाली ली थी ये एज एग्जांपल, तो आप उसको उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है? ये एथिकल है। अब आपके ऊपर है कि आपका दोस्त है, कितना जिगरी है, दोस्त है या दुश्मन है, आपको दुश्मनी निकालनी है या फिर समाज सेवा करनी है, ठीक? लेटिंग नो योर प्रोफेशनल सर्विस फीस बिफोर हैंड। देखो कई बार होता है ना, आप कोई सामान लेने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, आपको पसंद आ जाता है, आप सामान पे करा लेते हो, सामने वाला बोलता है साहब ये तो इतने का है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, यार ये तो मेरे बजट से बाहर है। सीधा बोलते हो ना, भाई तेने पहले क्यों नहीं बताया इतना महंगा है ना? डॉक्टर फीस यू शुड ऑलवेज डिस्प्ले और एटलीस्ट टेल द पेशेंट बिफोर हैंड। आज हमारे दोस्त लोग, हम भी कभी जाते थे तो सीधा बोलते थे सर ये फीस है। देखिए डॉक्टर की फीस बोलते हैं ना, 500 रुपये लगा रखिए, 200 रुपये लगा रखिए। पेशेंट को पहले बता दो, तो पेशेंट के ऊपर है कि वो आपसे ट्रीट कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता, आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता है या नहीं चाहता। बाद में उसके लिए सरप्राइज मत डालना कि हमारी फीस तो इतनी थी, राइट? इस्टेब्लिश डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अंडर ऑब्लिगेशन। देखो अंडर ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ, एक सेकंड, हाँ क्लास में 1 मिनट आता हूँ, हाँ क्लास में हूँ, 1 मिनट। अंडर ऑब्लिगेशन मतलब हुआ कि जो आपके पेशेंट आपके अंडर में है, आपको हर सूरत उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अंडर ऑब्लिगेशन है। आपने जब उसको, आपने ये पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया, आपने उससे फीस ले ली, अगर आप प्राइवेट में हो, आप क्लिनिक में चला रहे हो तो भी, या गवर्नमेंट में हो, तो एक बार अगर उसका ट्रीटमेंट आपका नाम उसके ट्रीटमेंट रिकॉर्ड में चढ़ गया कि आपने उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू किया या आपका ट्रीटमेंट ले रहा है पेशेंट, यू आर ओब्लाइज टू गिव हिम ऑल द केयर। आप मना नहीं कर सकते एक बार अपने अंडर पेशेंट लेने के लिए। हाँ, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो, रेफर कर सकते हो फॉर बेटर हेल्थ, बेटर ट्रीटमेंट। क्या होता है, आपको पता है कि आप उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे, तो आप उसको बेटर डॉक्टर या बेटर सीनियर सुपीरियर जो अच्छे हैं एक्चुअली, उनके पास रेफर कर सकते हो। बट काम टालने के लिए आप किसी भी इधर उधर कहीं फेंक नहीं सकते उसको, बोले ठीक है वहां चल जा, ठीक? तो अंडर ऑब्लिगेशन मतलब आपके अंडर में है पेशेंट, तो आपको ट्रीट करना ही है, आप उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक? इफ अनेबल टू ट्रीट पेशेंट देन से सो, सीधा मना कर दो कि यार हमसे नहीं होगा। आप मतलब ऐसा नहीं है कि पहले उससे फीस ले लो फिर करो, फिर 2 दिन बाद बोला हाँ ठीक है 2 दिन तो हो गई नोट की, उसके बाद बोलो कि नहीं यार यहाँ नहीं होगा ट्रीटमेंट, कहीं और चल जा, दैट थिंग। प्रॉक्सी डॉक्टर, इसमें तो तुम समझते होंगे यार, प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते हो तो डॉक्टर तो समझ जाओगे एक दूसरे की जगह। एक्चुअली तुम सब प्रॉक्सी डॉक्टर ही हो आधे, तो किसी की अटेंडेंस कोई और लगा लेता है, ठीक है? मिस्टेक इन डायग्नोसिस इज नॉट नेग्लिजेंस। देखो बट इट शुड बी डिस्क्लोजेड। सो डायग्नोसिस बनाने में, पेशेंट का डायग्नोसिस बनाने में अगर कोई गलती होती है ना, दैट इज नॉट नेग्लिजेंस। सबसे पहली बात, नेग्लिजेंस वो कहलाएगी जब आप पेशेंट, नेग्लिजेंस, व्हाट इज नेग्लिजेंस? व्हेन द पेशेंट हैज अ राइट टू रिसीव अ ड्यू केयर। ड्यू केयर मतलब जितना उसको केयर और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आपकी तरफ से उतना नहीं मिल रहा, दैट इज ड्यू केयर। आप डायग्नोसिस करने में गलती कर सकते हो, आप उसको वापस से टेस्ट कराओ, वापस से दूसरा डायग्नोसिस बना सकते हो, बट दैट विल नॉट कम अंडर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस आएगी जब आप उसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट में या केयर वाले पार्ट में लापरवाही करेंगे। प्रोग्नोसिस टू बी टोल्ड क्लियर मतलब
जितना नुकसान है, जितना रिस्क है, आप उतना बताओ, ना कम ना ज़्यादा। डो नॉट नेग्लेक्ट और रिफ्यूज द पेशेंट इन इमरजेंसी, ये पहले हो चुका है। मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड हिज डिजीज और ट्रीटमेंट कोर्स, जो आप कंसेंट में पूरा बताते हैं और बार बार रिपीट, जब तक आप उसके अंडर में ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट में रहेगा वो बताना होगा। मस्ट गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, रिलेटिव्स एंड स्टाफ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड हिज डिजीज एंड ट्रीटमेंट कोर्स, वो पहले वाले क्वेश्चन में धीरे धीरे, जो आप बोल रहे थे ना धीरे धीरे बताएंगे, जब तक सामने वाला उसकी भाषा में, उसके स्पीड में, ये होता है ना कई बार बहुत जल्दी समझ जाते हैं कुछ लोग धीरे समझ पाते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को ग्रास्प कर पाते हैं। एब्जॉर्ब करना, वो सब आपको धीरे धीरे उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग, जब तक वो सेटिस्फाई हो गया यार ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट या कोई भी सामने वाला, आज आपके दोस्त है, आपके दोस्तों में आपस में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मान लो कोई इश्यू होता है, आप उसको समझाने जा रहे हो, सामने वाला एजिटेटेड है, परेशान है, चीख रहा है, या चीख भी नहीं रहा, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, खाना नहीं कर। जब आप उसको समझा देते हो तो उसके सिचुएशन कैसी रहती है, वो काम डाउन होने के बाद सीधा, भले डिप्रेशन में रहे कैसे भी रहे, काम डाउन होने के बाद तो क्या बोलेगा कि यार भाई पता क्या करना है। वो खुद सामने वाला आपको एक बहुत साइलेंट चीज में, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो खुद अप्रोच करेगा कि आप अब बताओ क्या करना है, ठीक है, ये कैसे होगा या क्या करना है। वो एक साइन रहता है कि हाँ पेशेंट आपकी बात समझ चुका है और एक्सेप्ट कर चुका है। क्लियर इंस्ट्रक्शन, पेशेंट डू नॉट प्रैक्टिस पैटर्नलिज्म बट पेशेंट्स ऑटोनॉमी। पैटर्नलिज्म क्या होता है? जब तुम अपना सिक्का खुद ही चलाओ, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना यही सही है तो यही करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा नहीं होता। पैटर्नलिज्म एक ट्रेंड है, एक जैसे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसमें, क्या चलता है बॉलीवुड में, नहीं चलता आजकल, स्टार्स के बेटे आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म। ये अपने फील्ड का नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म तो हो गया कि आपने जनरेशन दे दी। पैटर्नलिज्म मतलब मेरा ही सिक्का चलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तुझे मानना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर आप पैटर्नलिज्म नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। पेशेंट को राइट होगा, वो ऑटोनॉमी रखेगा कि हाँ मुझे, पेशेंट को राइट होगा चूज करने का कि वो आपका जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाह रहा है या नहीं, ठीक। जबरदस्ती उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप, गिनी पिग नहीं है ना यार, पेशेंट है आपका, ठीक। प्रोफेशनल सीक्रेसी एंड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये पढ़ा है। पेशेंट की जितनी भी बातें सीक्रेट रखने लायक है वो सीक्रेट ही रखी जाएंगी, आप किसी को नहीं बताओगे। प्रिविलेज कम्युनिकेशन, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप पेशेंट की डिजीज को या पेशेंट की बातों को बाहर बता सकते हो। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल डिजीज, HIV, STD, या जो स्किन डिजीज, या फिर जो भी, जैसे। और दूसरा एग्जांपल हो गया, मान लो कोई ट्रक ड्राइवर है कॉमन, उसको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको उसके टेस्ट कराना है तो उसको बताना पड़ेगा किसी और को, अथॉरिटी को, राइट। शादी होने वाली, दो कपल आए हैं, किसी एक को STDs हैं तो आप दूसरे कपल को बताना पड़ेगा। हस्बैंड या वाइफ को है, बताना पड़ता है। तो वहां पे पेशेंट की सीक्रेसी, जो आपकी प्रोफेशनल सीक्रेसी, ये ब्रीच होती है, लेकिन ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। मेडिकल लीगल कोर्स केस होते हैं, कोर्ट में सब कुछ बताना पड़ता है हमें, पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ, रेप के केस में, मर्डर के केस में, हर किसी केस में, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ हो, ठीक है। कुछ ऐसी जगह होती है, एक्सेप्शन है, मतलब प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज एन एक्सेप्शन टू प्रोफेशनल सीक्रेसी। सिंपल, प्रोफेशनल की सीक्रेसी, सीक्रेट रखना अपने प्रोफेशनल के बारे में, और जहां प्रिविलेज हो कम्युनिकेट करने के लिए। कुछ एग्जांपल है। ब्लैंकेट कंसेंट, क्या होता है ब्लैंकेट? इतना बड़ा सा होता है ना ओढ़ने के लिए। ब्लैंकेट कंसेंट वो होती है जिसमें आप सारी चीजों की कंसेंट एक साथ ले लो। यूजुअली किसी एक प्रोसीजर की, किसी एक चीज की, आप ट्रीटमेंट कोर्स की कंसेंट लेते हो ना, ब्लैंकेट कंसेंट कभी नहीं लेनी कि हाँ भाई मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करता रहूंगा तेरे साथ, साइन कर दे, वो वाली चीज नहीं होती। ये अपने आप फॉलो भी नहीं होता, ये US का है मैटर। फुल डिस्क्लोजर करना होगा। सेकंड चीज ये वाला जो तुम बता रहे थे, डिस्क्लोज विद एम्पैथी। सबसे पहले एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले की मेंटल सिचुएशन के बराबर अपनी मेंटल सिचुएशन लाना, कि यार उसको सामने वालों को कितना हो रहा होगा, ठीक है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, उसके हिसाब से क्या तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम उस चीज को झेल पाते, ठीक। अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब इस चीज में दो चीज और आती है। ऐसे क्या चीजें होती है, जैसे आप ये जो दो केस बताए थे ना स्टार्टिंग,
उन चीज़ को, उस क्लिनिकल सिनेरियो को प्रिवेंट कर सको। ठीक है। अब